अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और जो नॉलेज मेरे पास आता है वो शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। तो इस वीक के कुछ आइडियाज़ आए थे रिसर्च की तरफ से, तो मैं वही देख रहा था। तो देखें, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट और जो थोड़ा बहुत मेरा एनालिसिस है, मैं दोनों को मिक्स करके बताऊंगा आपको, साथ में थोड़ा थोड़ा समझाता रहूँगा जो कि मुझे समझ में आता है। देखें, लास्ट वीक आपको याद होगा कि सब कुछ पॉजिटिव था, बट स्टिल एक चीज़ नेगेटिव थी, दैट वाज कि लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे थे फ़ौरन। और दूसरा ये था क्योंकि फ्लड्स का उस वक्त इम्पैक्ट की जो रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई थी, तो दैट वाज ह्यूज। तो लोग इस वजह से भी रिलेक्टेंट है, थोड़े से डर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट ऐसा ना हो कि डाउन हो जाए, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आइडिया होना स्टार्ट हो गया है कि क्या क्या सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के अंदर ना दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसकी वजह से दो तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला तो ये कि परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो सारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे कि केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंपनीज़ जो हैं जैसे कि वेव्स हो गया, पेयल हो गया, फूड और पर्सनल केयर की चीज़ें, ठीक है, वो भी आपके पास थोड़ी सी डिक्रीजिंग साइड पे रहेंगी। उनकी जो बेसिकली सप्लाई है, वो सप्लाई इन द सेंस कि डिमांड ही कम हो जाएगी कि लोगों के पास पैसे नहीं है परचेजिंग, तो ऑटोमेटिकली उनके शेयर प्राइसेस भी नीचे आएंगे, क्योंकि अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन होगी। हाँ, बट एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम है, जैसा आपको मैंने बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मैस किस्म की डिस्ट्रक्शन हुई है, तो इसकी वजह से जो स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं दैट इज़ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट सेक्टर को इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इवन रिसेंटली लकी सीमेंट ने 10% का गेन एक हफ्ते के अंदर पोस्ट किया है। ठीक है, तो अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे कि मेपल है एंड सारे, इन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये कि ये भी अनकरीब अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे, क्योंकि डिमांड काफ़ी ऊपर जाने वाली है। ठीक है, जैसे ही दोबारा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इन सब की डिमांड ऊपर हो जाएगी। तो ये थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, 3-4 महीनों के लिए। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वॉलेटिलिटी की वजह से अगर आपको फ़ायदा उठाना है, यानी कि डे ट्रेडर वगैरह हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, आपसे थोड़े बहुत प्राइसेस कैपिटल गेन उठाते हैं और गिराते हैं, उसमें ईफर्ट, पीओएल और टीआरजी बड़ा सस्पेक्टेड है, मिज़ान और एटीआरएल। ठीक है, अगर आप इनके थोड़ा सा समझाता हूँ कि कौन कौन से जो है ना वो काम के हैं और कौन कौन से क्या क्या सिस्टम। टीआरजी के ऊपर एक केस चल रहा होगा, आपको याद है। टीआरजी के केस की वजह से ना सब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि उन्होंने शॉर्ट सेल करके रखा हुआ था। शॉर्ट सेल याद होगा कि आपको जो है ना, अगर दिस इज़ द ग्राफ, ठीक है, और आपको अंदाज़ा है कि आगे कम जो है प्राइस गिरेगी, तो आप क्या करते हो, पहले ही सेल कर देते हो, और मतलब उधार लेके ना ब्रोकर से सेल कर देते हो कि मैं बाद में जब ये सस्ता हो जाएगा तो वापस ब्रोकर को उधार वापस कर दूंगा। ठीक है, इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, यानी फ्यूचर वाला जो सिस्टम होता है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि इतने ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट सेलिंग में चले गए कि उल्टा प्राइस अप हो गई। जब प्राइस अप हुई तो उनको इतने महंगे महंगे रेट्स पे जो है ना वो देना पड़ा, तो उसके से बड़ा लॉसेस हुए। अब उस लॉसेस की वजह से जो है ना एकदम से क्या कहते हैं, प्राइस ऊपर चली गई, उनके सारी प्राइसेस वगैरह लिक्विडेट हो गए, जो प्रॉफिट वो बुक कर सकते थे वो सारा ज़ाया गया। उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग टीआरजी की देखने को मिली कि ये काफ़ी इस वक्त लो ट्रेडिंग पर है इस वक्त करंटली, क्योंकि सारी सेटलमेंट्स वगैरह फ्यूचर की तकरीबन हो चुकी हैं, तो इस वक्त बड़ा लो ट्रेडिंग पर है। और अगर इस वक्त आप उसे उठाते हैं तो मोस्ट लाइकली ये इसका ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, कि बाउंस बैक कर जाए। और दूसरा ये कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कुछ उठाना चाहते हैं तो मे बी आपको एक स्मॉल कैपिटल गेन दे सकता है, लेकिन ये डे ट्रेडर वाला सिस्टम है, लॉन्ग टर्म वाला सिस्टम नहीं है। मिज़ान बैंक आपको पता है पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सबसे अच्छा बैंक कह सकते हो आप, क्योंकि जितना प्रॉफिट इसने दिया किसी ने नहीं दिया। इसने सब चीज़ों के बावजूद, सुपर टैक्स के बावजूद, सब कुछ जो लगाया गवर्नेंस के बावजूद जो है ना 35% की ग्रोथ दिखाई है, दैट इज़ अ ह्यूज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये डिविडेंड भी दिया इसने रिसेंटली 7.75 का, जो कि इतना कोई ख़ास नहीं है, 1.75 को इतना बनता नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज़ के बहुत से लोगों ने ना डिविडेंड के बाद इस शेयर को सेल किया है। उस सेल ऑफ के बाद ना तो इसकी प्राइस थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, ऐसी आ गई है कि अब वो अट्रैक्टिव है। तो अगर आप चाहें तो उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कि आप डिप्स पे इसको बाई करते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इसका जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू माई ब्रोकर इट इज़ अराउंड 79, एंड मुझे नहीं लगता कि 179 तक पहुंचेगा ये कभी। 150 इज़ आई थिंक सो, मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है ना 150 है, यहाँ तक जाएगा। अच्छा, टीआरजी की एक बात बताना भूल गया था मैं, टीआरजी की जो अगर हेयरिंग किसी तरह पोस्टपोन हो जाती है ना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बाउंस बैक मारेगा और आपको बड़ी अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। अच्छा,
इसके नीचे चलते हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, वो भी जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने एक तो ये सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट के स्टेक्स नहीं है इतने, तो इसका ये बैलेंस पेमेंट वाला सिस्टम है ना, उसमें बच जाता है कि गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है इनकी, ठीक है। और दूसरा है कि इस साल इसने तकरीबन 70 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है। 70 रुपीज़, इट्स अ ह्यूज नंबर। और इतना ज़्यादा डिविडेंड देने के बावजूद कंपनी का अंदाज़ा लगाएं कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, कि सबसे हाईएस्ट डिविडेंड देने के बावजूद जो है ना ये अपनी प्रॉफिट का सिर्फ 77% दे रही है। और हिस्टोरिकली नॉर्मली ये 95% देती है अपनी जो है ना उसका प्रॉफिट्स का। इस बार 95% नहीं दे रही, 77% दे रही है। हालांकि प्रॉफिट के रेशो के हिसाब से कम है, लेकिन इसके बावजूद इसका इतना ज़्यादा है। और इसका अभी भी जो डिविडेंड है दैट्स एक्स डेट जो है इसकी अराउंड 12 सितंबर है, तो आप अगर चाहें तो इससे वहाँ से भी प्रॉफिट उठा सकते हैं। अच्छा, एफर्ट की बात की जाए, एफर्ट ने जो है ना वो अपना इस बार वाली रिवायत तोड़ी और उसने जो है वो इस बार नहीं दिया था, याद होगा आपको, और उसने लॉस भी रिपोर्ट किया था। बट उसके बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे गिरी थी और लोगों ने बट सम पीपल आर सेइंग कि अब बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर है, ये वो है। पर मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी बड़ी कोई डिप आती है इसके अंदर कि आप उठा सको, तो मैं तो कभी भी एफर्ट को रेकमेंड नहीं करता। और मेरे ख्याल से एग्रो फर्टिलाइज़र का जो सिस्टम है ना इस बार, मतलब फर्टिलाइज़र का बिज़नेस तो मुझे समझ में ही नहीं आता पाकिस्तान में। गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज़ करती है, उसके बाद वो जो एक्सपोर्ट्स आती हैं उसके बाद परचेजिंग होती है। और मतलब पॉइंट इज़ कि गवर्नमेंट ने इनको तो एक किस्म को सिक्योर किया हुआ है कि इनको जो है प्रॉफिट दे देते हैं, बट अपनी गवर्नमेंट खुद अपनी जेब से लॉस भर रही होती है इस वजह से। और प्लस गैस पर सब्सिडी अलग, सारी चीज़ें अलग, तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। तो आई जनरली डोंट बिलीव इन एफर्ट। हिस्टोरिकली हमेशा से रिटर्न्स देता है अच्छे, गवर्नमेंट अपनी जेब से क्योंकि लॉसेस भर रही होती है, तो कह सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल ये अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से एक रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है कि जो पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ हैं उसको थोड़ा सा फ्रेंडली किया जाए, उनको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए जाए। अब क्योंकि जो लोकल रिफाइनरीज़ होती हैं उनका प्रॉफिट बिजनेस कुछ इस तरह से ज़्यादा होता है, क्योंकि देखें एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर है कुछ भी, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप मिसाल के तौर पर बाहर से लाएंगे, बाहर अगर $10 की बन रही है, सॉरी अगर $10 की बन रही है, सही है, तो पाकिस्तान के अंदर जनरली वो 10 नहीं वो $7 की होगी। इन अ सेंस कि वो पाकिस्तान से अगर लोकली निकालोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी, सब कुछ कम पड़ेगी, ड्यूटीज़ वगैरह कम पड़ेंगी, ठीक है। तो वो हमेशा का सस्ती पड़ती है। लेकिन जब बिकती है पाकिस्तान में तो दोनों की प्राइस सेम होती है, लोकल की भी सेम होती है और बाहर वाले की भी सेम होती है। तो रिफाइनरीज़ का इस बार जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ज़्यादा रही है, क्योंकि उन्होंने बाहर से जो आ रहा था फ्यूल वही महंगा हो गया। जब बाहर वाला फ्यूल महंगा हुआ तो अंदर वाले का प्राइस, मतलब मिसाल के तौर पे बाहर अगर नॉर्मली 10 का होता है, रशिया की जंग की वजह से वो $12 का हो गया, अंदर वाला की प्राइस तो सेम रही ना। अब जो भी रिफाइनरी है, जो लोकल रिफाइनरी है, जो लोकल परचेजिंग कर रही है, उसको तो उसकी तो प्रॉफिट में आराम से $2 का खड़े खड़े इजाफा हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। और इसमें तकरीबन सबसे बड़ा शेयर अटोक रिफाइनरी का ही है देखा जाए तो, सही है। और इसके बाद आगे से जो पॉलिसी आ रही दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी बजट रिफाइनरी फ्रेंडली, तो उसमें भी जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ देख सकते हैं। पर इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी वो है सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ATRL जो है ना गवर्नमेंट ने एक सिंपल पॉलिसी लेकर आया सादा ज़ुबान में कि 10 साल तक या 5 साल तक जो है ना वो गवर्नमेंट इन रिफाइनरीज़ को इंसेंटिव दे रही है कि भाई आपने आपको अपग्रेड करो, क्योंकि नई रिफाइनरी लगाना बहुत महंगी पड़ रही है। तो वो इन्हीं को थोड़ा वो दे रहे हैं, टैक्स छूट दे रहे हैं, ड्यूटी छूट दे रहे हैं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करो, ताकि अच्छे जो है ना स्टैंडर्ड फ्यूल की तरफ जाया जा सके। तो उसमें भी इन रिफाइनरीज़ का बड़ा फ़ायदा है और अटक रिफाइनरीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। हाँ, एक डाउन साइड है कि क्योंकि फ्लड इफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से एक तो डिमांड कम होगी और दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लस एक और चीज़ याद होगा तो जैसी गवर्नमेंट ने ड्यूटी हटाई थी कि बाहर से आप ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो, तो जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, OMCs थी, उन्होंने सब ने बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में ऑयल बाहर से मंगवा लिया था। तो इसकी वजह से जो इनका फ्यूल की प्रोडक्शन थी वो तो कंटिन्यू रही, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी स्टोरेज फुल हो गई। तो उसने फिर गवर्नमेंट को ख़त लिखा था ताकि हमारे जो है OMCs को कहें कि हमसे ऑयल ख़रीदें ताकि हमारी स्टोरेज कम हो, वरना हमारी कैपेसिटी कम हो रही है। क्योंकि अटक रिफाइनरी जाना या रिफाइनरी का टोटल जनरली बिज़नेस ऐसा है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी तब होती है जब लार्ज मार्जिन पे काम होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपको लिखने की ज़रूरत है। बट इन सब में जो सबसे प्रॉफिटेबल मुझे लग रहा है वो दैट इज़ पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये छोटी सी रिपोर्ट थी।